जॉन्डिस में, ठीक है। जॉन्डिस आपको पहले पढ़ा रखे हैं कि बिलीरुबिन के लेवल के बढ़ने के कारण जॉन्डिस होता है, कैसे होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन सब पढ़ाया है, मैकेनिज्म पढ़ाया है। उसके बाद कुछ कुछ चीज बची हुई थी वो स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस में एक है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सुनना, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कभी भी नेवर अपीयर विद इन 24 आवर ऑफ लाइफ। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चलना। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कभी भी 24 घंटे के अंदर कभी भी अपीयर नहीं होता है, मतलब फर्स्ट 24 आवर। बच्चा का जन्म हुआ और उसके बाद में लिखना, ठीक है, जो भी हो बाद में लिखना भाई, फोटो तो भेजूंगा ही ना, तो लिख लेना। स्टार्ट करते हैं अपन। जॉन्डिस में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। बच्चे दो तरह के जॉन्डिस होते हैं, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल, एक होते हैं पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है बच्चे, वो नेवर अपीयर विद इन 24 आवर ऑफ लाइफ। ये कभी भी फर्स्ट 24 आवर, मतलब बच्चा का जन्म हुआ और जन्म होते ही फर्स्ट 24 आवर में कभी भी ये अपीयर नहीं होता है 24 आवर लाइफ, ठीक है। सुनना बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर अपीयर नहीं होता है 24 आवर ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। डज नॉट स्टेन पाम एंड सोल। डज नॉट स्टेन मतलब कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। स्टेन मतलब इन्वॉल्व, मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आपके पाम एंड सोल्स जो है उसमें जॉन्डिस नहीं होगा। उसका कहते हैं कलर ऑफ स्टूल इज नॉर्मल, स्टूल का कलर भी नॉर्मल रहेगा। और डज नॉट परसिस्ट बियॉन्ड 3 वीक। डज नॉट परसिस्ट मतलब ये 3 वीक से ज्यादा नहीं रहता है, ये जॉन्डिस 3 वीक से ज्यादा नहीं रहता है। डज नॉट परसिस्ट बियॉन्ड 3 वीक, 3 हफ्ते तक रहेगा, 3 हफ्ते के बाद नहीं रहेगा। आगे आते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को बच्चे ने इक्टस न्यूनेट्रम भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का दूसरा नाम इक्टस न्यूट्रम है, ये एम्स में पूछ रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। ये क्या होता है, ये अपीयर होता है विद इन 24 आवर। बच्चा जन्म लिया, बच्चा के जन्म लेते ही पहले 24 घंटे में अगर बच्चा को जो तुम पीलिया बोलते हैं, आंख पीला हो गया, तो वो कौन सा जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है। इसमें में स्टेन पाम एंड सोल, स्टेन मतलब इन्वॉल्व रहेगा, क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, मतलब जॉन्डिस पाम एंड सोल तक पहुंच गया होगा। डार्क स्टेन ऑफ नेपीज एंड क्ले कलर स्टूल, इसमें जो नेपीज है, मतलब तो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा स्टूल पास होता है बच्चा का, वो क्ले कलर हो जाएगा, कैसा होगा, क्ले कलर। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, डार्क स्टेन एंड क्ले कलर स्टूल बच्चे का हो जाता है। और ये जो है मे परसिस्ट बियॉन्ड 3 वीक, ये 3 वीक से ज्यादा लंबा तक ये चलता है, कौन सा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फास्ट कर रखा है, फास्ट में अच्छा, तो जैसे ही मम्मी हम लोग को उठा कर सुबह में कोई खाना नहीं खा, मेरा तो सिर्फ मंगलवार था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ऑनलाइन वाले मजा आ रहा पढ़ने में, खतरनाक है दोनों जॉन्डिस, ठीक है। तुम सुनोगे, तुम पहली बार सुने हो और तुम्हें लगेगा भी रिएक्शन हो सकता है। सुनना, इट अकर अर्ली फर्स्ट वीक, पहला क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जो जॉन्डिस हो जाते हैं, अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, ठीक है, उसको कौन सा जॉन्डिस बोलते हैं। तो एक तो हम बोल सकते हैं पैथोलॉजिकली फर्स्ट 24 आवर में, वीक का बात कर रहे हैं, तो कौन सा, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है बच्चे। ये अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, मतलब 1 से 7 दिन, मतलब 1 से 7 दिन में ये हो रहा है लाइफ में। सर ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता क्या है, सुनना, इसमें माँ कम ब्रेस्ट फीड करवाती है अपने बच्चे को, इसके कारण क्या कि माँ ब्रेस्ट फीडिंग कम की, अपना माँ अपना दूध कम पिलाई बच्चे को, और कम पिलाई, ठीक है, लेस पिलाई, कम पिलाई। इसके कारण क्या हुआ, जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो गया, कम होने लगा। और इसके कारण क्या हुआ, बिलिरुबिन बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाया, और इसके कारण बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया, और बिलिरुबिन का लेवल को बढ़ने को ही हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं, या उसी को जॉन्डिस बोलते हैं। तो माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, माँ जो फैशन भी है आजकल, ठीक है, वो आजकल जो नई पर की माँ लोग है, वो खुद से दूध नहीं पिलाती है, बोतल फीड करवाती है, बोतल फीड करवाती है, जॉन्डिस हो जाता है।
अब आते हैं बच्चे दूसरा। तो याद रखना, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस पहले हफ्ता में होता है और मां दूध कम पिलाती है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है। कोई दिक्कत? एक है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, दूसरा का नाम क्या है? ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। सुनना, जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है बच्चे, ये होता है लेट वीक, मतलब आफ्टर फर्स्ट वीक, मतलब 1 से 7 दिन के बाद जो जॉन्डिस होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहते हैं। इसमें मां ज्यादा ब्रेस्ट फीड करवाती है। सुनना, अब ये देखो, कम पिला तो दिक्कत, ज्यादा पिला तो दिक्कत, ठीक है। इसमें मां क्या करवाती है? ज्यादा, मतलब मोर ब्रेस्ट फीड करवाती है, इसलिए क्या होता है? ये कैसे हो गया? मां बहुत ज्यादा दूध पिलाई तो ये हो गया। सुनना, इधर देखना, होता क्या है? बीटा ग्लूकोनाइडेज एंजाइम होता है, ये क्या हो जाता है? मिल्क में होता है, ठीक है। ये इंक्रीज हो जाता है बच्चों में, क्या होता है? इंक्रीज, और इट स्टॉप एलिमिनेट ऑफ बिलिरुबिन, और ये क्या करता है? बिलिरुबिन को एलिमिनेट, मतलब बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्टॉप, मतलब क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है। क्या कर रहा है? रोक दे रहा है। तो बिलिरुबिन जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और बिलिरुबिन का बढ़ेगा तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइपर बिलिरुबिनिया, इसको क्या बोलते हैं अपन? जॉन्डिस। तो मिल्क में कंपोनेंट होता है, एंजाइम होता है, जिसका नाम है बीटा ग्लूकोनाइडेज एंजाइम। जब मां बहुत ज्यादा दूध पिला देती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, और ये दुश्मन होता है बिलिरुबिन का। ये बिलिरुबिन को बच्चे के शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है। तो जब बच्चे के बॉडी से बिलिरुबिन बाहर नहीं निकलेगा तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया, और इसी को मेडिकली में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, जो बताया। कोई दिक्कत? तो याद रखना है दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में होता है, ठीक है, और मां के दूध कम पिलाने से होता है। ये लेट वीक ऑफ लाइफ में होता है, मां का दूध ज्यादा पिलाने से होता है। कोई दिक्कत? बस इतना याद रखना, वो बीटा होता याद नहीं रखना। आगे बढ़े, कौन सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है बच्चे, देखो दो तरह का बिलिरुबिन होता है, एक होता है कंजुगेटेड, एक होता है अनकंजुगेटेड। तो ये पहले भी लिखवा रखा हूं, वही इसमें दिखाया हूं। तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो अच्छा वाला होता है, अनकंजुगेटेड खराब वाला होता है। मतलब ये जो है ये बुरा, ठीक है। ये क्यों बुरा है? सुनना, क्योंकि ये क्या होता है? क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है ये, एंड इट इज मोर डेंजरस, और ये ज्यादा डेंजर है। इट इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है बच्चे, ये घुलता नहीं है, ये नहीं घुलता इसलिए। और इट कॉज कैर्निकट्रस कॉज करता है। कैर्निकट्रस क्या होता है? जो ये अभी बताऊंगा तुमको कुछ आगे, ठीक है। सुनना, जो तुम्हारा ये सेफलस है ना, सेफलस जो इंसेफेलस है, इसके अंदर के जॉन्डिस को ही कैर्निकट्रस कहते हैं, ठीक है। ये लिखवाऊंगा आगे। तो इसके अंदर के जॉन्डिस को ही क्या बोलते हैं? जो ब्रेन में हो जाता है ना जॉन्डिस, उसको बोलते हैं कैर्निकट्रस। तो सुनना, क्या क्या याद रखना है? एक दो तरह के बिलिरुबिन होते हैं, एक होता है अनकंजुगेटेड, एक होता है कंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड वाला बुरा वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। दूसरा, तो ये क्या है? बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इनसॉल्युबल है। सर इनसॉल्युबल होने से डेंजर क्यों हुआ? देखो अब ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं होगा, यूरिन के साथ या स्टूल के साथ सॉल्युबल नहीं हो रहा है। तो सॉल्युबल नहीं है तो क्या बाहर निकल पाएगा क्या बॉडी से? स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर ही नहीं निकल पाएगा। लिखवाया होगा जॉन्डिस में स्टूल के थ्रू स्टेक्लोबिलिरुबिन बाहर आता है फॉर्म में, लिखवाया हो। तो ये बाहर नहीं निकल पाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, मान के चलिए ये बाहर नहीं निकल पाता है, इट इज मोर डेंजरस, और ये इनसॉल्युबल है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा बॉडी से। तो ये क्या होता है? बॉडी को बहुत जल्दी हार्म करेगा, इंसान का डेथ करवा देता है, ठीक है। तो ये ब्रेन में जॉन्डिस करवा देगा, और ब्रेन में होगा तो इंसान क्या होगा? डेथ हो जाएगा। दूसरा है बाबू कंजुगेटेड, जो अभी बोला था, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये एक्सक्रीट बाय लीवर, लीवर के थ्रू ये क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है, और इट इज सॉल्युबल। ये क्या है? सॉल्युबल है, मतलब ये घुल जाएगा, एंड लेस डेंजर है। क्या है? लेस डेंजर है। इट इजीली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी बाय यूजीटी एंजाइम, ठीक है। किसके हेल्प से? यूजीटी। तो सर यूजीटी का फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। फिर से बताओ, जोर से बोलो। अनकंजुगेटेड
लिख दिया, ठीक है। यूजीटी होता है अनकन्जुगेटेड ग्लूकोनेज और ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। ट्रांसफेरेज होता है, क्या होता है? ट्रांसफेरेज एंजाइम। सुनना, सुनो सुनो सब सुनो। अबे ये सब तो पहले भी लिखवाया हूं, ठीक है, टाइम नहीं है यार, 12 बज गया, चलो। तो क्या होता है, ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है बच्चे, ये लीवर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये सॉल्युबल होता है, कम डेंजर होता है, और ये इजीली स्प्लिट आउट फ्रॉम बॉडी बाय यूजीटी एंजाइम। तो जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कौन करता है? यूजीटी। कौन करता है? यूजीटी। ये जो अनकंजुगेटेड ग्लूकोनेज एंजाइम है, यही क्या करता है आपको, जो अनकंजुगेटेड, जो डेंजर था, जो इनसॉल्युबल था, उसको सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब कॉज ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो बनता है उसका क्या क्या कॉज है, सुनना। जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, ये भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ये भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। एबीओ और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी मतलब जानते हो? अभी समझता हूँ, समझाता हूँ। एबीओ एंड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के कारण पॉलीसाइथेमिया, सबका जाके मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी लिखना, जाके गूगल पे सर्च करना पॉलीसाइथेमिया क्या होता है। मैं तो बता दूंगा, एक सेकंड जाके कुछ सर्च करना, ठीक है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड को डिले क्लैंपिंग करेंगे, उसके कारण भी ऐसा होगा। G6PD एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, ये कम होने से आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, तो ये ब्लड में रहता है। अगर ये डिक्रीज हो गया, G6PD एंजाइम अगर ये कम हो गया, तो आरबीसी ब्रेकडाउन होगा। आरबीसी जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तुमको बिलिरुबिन बनने लगेगा। आरबीसी का इनको बाई प्रोडक्ट है। आगे आते हैं, उसका हाइपोथायरॉयडिज्म, गिलबर्ट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम पढ़ा रखो पहले, गिलबर्ट, अरे पढ़ाया हूं, गिलबर्ट सिंड्रोम पढ़ाया हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लीवेलैंड-मैचार्ड सिंड्रोम और टॉर्च टॉर्टियोप्लाज्मोसिस, पढ़े हो ना? टॉर्च का फुल फॉर्म, टी से टॉर्टियोप्लाज्मोसिस, और से अदर आता है, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगाली वायरस, और एक से बहुत बात कर, टॉर्च का फुल फॉर्म जो है लिखना, ठीक है। तो ये सारा जो है कॉज क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का है। कोई दिक्कत? याद रखना, बाइली एड्रेसिया, रोटोट सिंड्रोम और डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, ये तीनों क्या करता है, कंजुगेटेड। बाकी जितना भी है सब क्या करवा रहा है, अनकंजुगेटेड। नॉर्मली ज्यादातर अनकंजुगेटेड हो रहा है, ठीक है। अब सुन लो, तुम लोग को पता नहीं था आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। सुनना, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से सुनना। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है, आते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। देखो, ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें आरएच फैक्टर होता है, रिहेसियस फैक्टर इसको बोलते हैं, जो मंकी से है, ठीक है। सुनना, आरएच पॉजिटिव है कौन? फादर, और आरएच नेगेटिव कौन है? मदर। दोनों में क्या हो गया? मैरिज। क्या हुआ? मैरिज। और माँ फर्स्ट टाइम क्या हुई? प्रेग्नेंट। क्या हुई? माँ प्रेग्नेंट। तो माँ कैसे थी? आरएच पॉजिटिव, और माँ कैसे थी? आरएच नेगेटिव, और फादर कैसा था? आरएच पॉजिटिव। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत? अब सुनना, दोनों में शादी हुआ, माँ हुई प्रेग्नेंट, तो माँ तो आरएच नेगेटिव थी, तो माँ तो आरएच नेगेटिव ही रही, ठीक है। लेकिन जो बच्चा हुआ, आरएच नेगेटिव मदर विथ आरएच, इसका मतलब विथ होता है, सी के ऊपर ऐसे किया ना, ये सी के ऊपर ऐसे जो साइन होता है इसको विथ बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं है क्या तुम्हें? बहुत दिक्कत है, इसको विथ बोलते हैं, ठीक है। तो आरएच निगेटिव मदर विथ आरएच पॉजिटिव बेबी, ठीक है, विथ आरएच पॉजिटिव बेबी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। कोई दिक्कत? पहला जब प्रेगनेंसी हुआ तो माँ तो आरएच नेगेटिव थी, मगर बच्चा क्या था? आरएच पॉजिटिव था फर्स्ट प्रेगनेंसी। आरएच पॉजिटिव जो बेबी था फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला, ठीक है, तो इसका डिलीवरी हुआ, ठीक है। तो आरएच पॉजिटिव बेबी ब्लड से इंटर मदर ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग डिलीवरी। ये क्या बोल रहा है, जो माँ थी, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सुनना अच्छे से, तुम ठेठ भाषा में पढ़ा देता हूँ, फिर वहां समझा दूंगा, ठीक है। ये पापा, ठीक है, मम्मी का क्या हुआ? शादी हुआ। पापा तो क्या थे? आरएच
पॉजिटिव, और मम्मी तो क्या थी RH, शादी हुआ तो माँ क्या हुई, लड़की क्या हुई, प्रेग्नेंट, क्या हुई, प्रेग्नेंट। कोई दिक्कत? जब प्रेग्नेंट हुई तो माँ, पापा से RH पॉजिटिव, माँ की RH नेगेटिव। अब वो क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई माँ, ठीक है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो प्रेग्नेंट हुई तो जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो फर्स्ट चाइल्ड था वो RH कैसा है, तो पॉजिटिव, और मदर कैसी है, मदर कैसी है, RH। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, डिलीवरी, क्या हुआ, कोई दिक्कत? डिलीवरी के दौरान जो RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है, निगेटिव ब्लड, पॉजिटिव वाला जो ब्लड है बेबी का, इसका, बेबी का, इसका, तो जो डिलीवरी हुआ तो बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड मां के RH निगेटिव ब्लड में इंटर किया। तो दिक्कत, कोई दिक्कत? जब डिलीवरी हुआ ना फर्स्ट बार, तो बच्चा का जो RH निगेटिव ब्लड था, पॉजिटिव ब्लड था बच्चा का, और मां RH निगेटिव थी, ठीक है। तो देखो कैसे कहा सकना है कि मां RH निगेटिव रहेगा, बच्चा, याद रखना जो लेडी जो क्या काय का ज्यादा करती है तो निगेटिव उसका माइंड हमेशा माइंड से, जब बहुत जल्दी स्ट्रेस में आती है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, RH निगेटिव। और फादर जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कुछ भी होगा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। और लड़की हो जाए तुरंत वो वाला बजा दे घर में, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इतना टेंशन है। लड़के का कोई नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कपड़ा पहन के 5 शादी अटेंड करती है। लड़की का ये पिछले वाला शादी में गए थे पहन के, इस बार कैसे ना किसी में तो टेंशन रहता है। तो लड़का और लड़की का ये डिफरेंस रहता है। उसी तरह याद करना है कि लड़का जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, लड़की हमेशा नेगेटिव रहती है माइंड से, तो RH निगेटिव मां है, कोई दिक्कत? ठीक है। मानी सर गाली दे दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन गाली, सर सर ऐसा नहीं है, इसका तो मन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है बोलने का। देखो तो RH निगेटिव कौन था, माँ थी, और RH पॉजिटिव बच्चा था, फादर था, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी हुई तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव रहा, ठीक है। अब ये चाइल्ड डॉटर हो या सन उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये जो चाइल्ड है ये बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बेटा बेटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब तो ये बेटा या बेटी लिखो तो बच्चा वो RH पॉजिटिव और मां के RH नेगेटिव, मतलब डिलीवरी हुआ मां का, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जो बच्चा का ब्लड है कुछ तो मां के ब्लड में चला जाएगा ना, अरे बच्चा का कुछ ब्लड मां के ब्लड में चला जाएगा ना, बच्चा खून निकलता है इतना सारा, जब तुम डिलीवरी देखते हो क्या होता है ना, निकलता है, ठीक है। जितने के बाल बच्चे सबको पता होगा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर हो जाता है। अब मां का तो था निगेटिव ब्लड, बच्चा का था पॉजिटिव ब्लड। अब मां का जो निगेटिव वाला ब्लड था वो बच्चा के जो ब्लड को क्या ट्रीट किया कि एंटीजीन है, क्या है, एंटीजीन। एंटीजीन मतलब क्या, मेरे लिए खतरा है, क्या खतरा है। तो दो चीज होता है, एक होता है एंटीजीन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजीन मतलब हो गया कि खराब, क्या होगा, खराब, मतलब क्या, ये हो सकता है बैक्टीरिया, ये हो सकता है वायरस, ये हो सकता है पैथोजन, कुछ भी हो सकता है। और एंटीबॉडी वो जो इसके खिलाफ, इसको ये दवा की तरह, क्या दवा है, ये क्या करता है, ये एंटीजीन को मारता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो दो चीज आपने देखा, एक होता है एंटीजीन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजीन क्या है, खराब है, जैसे बैक्टीरिया वायरस पैथोजन, और एंटीबॉडी दवा है जो क्या करता है, ये एंटीजीन को मारता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को मारता है। कोई दिक्कत, ये नेचुरली बॉडी में ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बच्चा डिलीवर किया तो बच्चा का जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो मां के निगेटिव में चला गया। अब दोनों पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट हो गए। अब क्या हुआ, जो RH निगेटिव वाला ब्लड था, जो 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 मां का, वो RH पॉजिटिव वाले ब्लड को किस तरह ट्रीट करने लगा, किसकी तरह, और अपने बॉडी के अंदर क्या बना लिया, क्या बना लिया। तो पहला बच्चा तो डिलीवर्ड होकर निकल गया क्योंकि मां के ब्लड में निकल गया, एंटीबॉडी बन गया RH पॉजिटिव के खिलाफ, ठीक है। ये पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर। अब दूसरा बच्चा कौन गया हुआ,
अब हुआ दूसरा बच्चा, क्या हुआ, आते हैं सेकेंड चाइल्ड, और सेकेंड चाइल्ड भी कैसा हुआ, RH पॉजिटिव, कैसा हुआ। अब सेकेंड चाइल्ड भी जब RH पॉजिटिव हुआ तो मां के बॉडी में क्या था, एंटीबॉडी था, क्या था, किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव की तरफ। तो इसको अपना दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा, तो सेकेंड बच्चा क्या हो जाएगा, सेकेंड बेबी विल डाई, दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसी को बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। कभी पढ़े थे क्या, तो हाई क्लास के CEO तुम लोग, ठीक है, ठीक है। तो कहानी सुनाता हूं, फिर से सुनो। फादर RH पॉजिटिव, मदर RH, दोनों में क्या हुआ, 7 दिन में प्रेग्नेंट होना है, तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, क्या हुआ, प्रेगनेंसी। अरे बोलो भाई, हुआ ना। तो RH निगेटिव मदर थी, उसको RH पॉजिटिव बच्चा पहला प्रेगनेंसी में हुआ। इसके कारण क्या हुआ, RH पॉजिटिव बेबी ब्लड का सेल जो है, बेबी का जो ब्लड सेल RH पॉजिटिव था, वो एंट्री किया मदर के ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड में ड्यूरिंग डिलीवरी के समय, जिसके कारण क्या हो गया, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ठीक है, मगर इन सेकेंड प्रेगनेंसी इफ बेबी इज RH पॉजिटिव अगेन, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर दोबारा RH पॉजिटिव बच्चा हुआ तो क्या होगा, सेकेंड बेबी विल डाई। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी 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 और against RH positive in मदर ब्लड, ठीक है। चलो देखो, तो इसको चलो लिखो, हाँ बच्चा RH निगेटिव होता है, बच्चा केस यही है, RH इनकम्पेटिबिलिटी पर आ रहा है। बच्चा सुनना, पूछ रही है, सही पूछ रही सुजाता, तुम लोग को पूछना चाहिए था क्वेश्चन, तुम तो सही आए हो यार, रोटी सब दिखा गया, कुछ क्वेश्चन तो पूछा गया यार। ये ऑनलाइन का तो पता नहीं कम्बल लोड़ी है, चाय पी के सब लगा हुआ है, कुछ तो बाबू सोना चला सर पढ़ा नहीं, तुम बताओ क्या हुआ, बहुत बुरा। देखो सुजाता पूछी सर बच्चा RH नेगेटिव क्यों होगा, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव क्यों, RH नेगेटिव होगा, हो सकता है, तो RH नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रहा है। यहाँ पे फादर RH पॉजिटिव जरूरी नहीं है, फादर RH नेगेटिव हो सकता है, मदर RH नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ऐसा होता है, हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उन सभी केस में बच्चों को कुछ नहीं होता है, ये लाखों में कोई एक केस ऐसा होता है, ये लाखों में कोई एक केस ऐसा होता है, नहीं तो किसी का बच्चा दूसरा होगा ही नहीं, मर जाएगा सबका, बात समझ आ रहा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, तभी तो इसको बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी, तभी तो ये डिजीज का और ये अनकन्जुगेटेड बिलीरूबिन कॉज करता है, तभी तो ये अनकन्जुगेटेड का खराब बिलीरूबिन वाला कॉज कर रहा है, तभी तो बच्चा मर जा रहा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें पापा पॉजिटिव मां निगेटिव, शादी हुआ मां निगेटिव बच्चा पॉजिटिव, पहला वाला बच्चा पॉजिटिव, तो मां के बॉडी में बच्चा का डिलीवरी समय बच्चा का ब्लड चला गया, तो बच्चा पॉजिटिव था मां निगेटिव थी, तो मां का निगेटिव ब्लड बच्चे के पॉजिटिव ब्लड को बैक्टीरिया वायरस की तरह ट्रीट किया, तो अपने बॉडी में एंटीबॉडी बना लिया। जब दोबारा अगेन फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवरी हो गया, अब अगेन सेकंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, तो RH पॉजिटिव होने से क्या हो गया, सेकंड बेबी विल डाई, दूसरा बच्चा मर जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट RH पॉजिटिव इन मदर ब्लड, क्योंकि मां के ब्लड में एक एंटीबॉडी बन गया है किसके अगेंस्ट, तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, और बच्चा इसमें मर जा रहा है, क्योंकि मां का ब्लड अब बच्चे के ब्लड को बैक्टीरिया वायरस की तरह ट्रीट कर रहा है, बात समझ रहा है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तभी तो देखो। और चलो देखो सुनो, अब आते हैं अपन
ठीक है। अब आता है क्रैमर रूल। क्या है? क्रैमर रूल। ठीक है, ये क्रैमर रूल यूज किया जाता है टू काउंट सिवियरिटी ऑफ बिलिरुबिन इन बेबी, न्यूनेट में। इसमें बिलिरुबिन इन न्यूनेट, इसमें न्यूनेट में बच्चे बिलिरुबिन को काउंट करने के लिए कितना सिवियरिटी और सेजर का काउंट करते हैं बिलिरुबिन का। ठीक है, क्या चीज? बिलिरुबिन वैल्यू। सुनना, ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा का अगर हेड और नेक इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? हेड और नेक। अगर बच्चे का हेड और नेक इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे कि जो 50 से 6 mg पर डीएल उसका बिलिरुबिन लेवल होगा। अगर बच्चा का 6 से 8 अगर थोरेक्स और एब्डोमेन इन्वॉल्व है तो बोलेंगे 6 से 8 mg पर डीएल उस बच्चे के अंदर बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल होगा। अगर बच्चे का नी तक, ऊपर तो है नी तक अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर पीला हो रखा होगा तो हम बोलते हैं कि 8 से 10 mg पर डीएल इसका क्या होगा? बिलिरुबिन लेवल होगा। अगर बच्चे का नी तक, कहां तक? लेग तक, नी के बाद लेग तक अगर पूरा पीलापन हो रखा है तो हम बोलेंगे बच्चे के अंदर बिलिरुबिन 10 से 15 mg पर डीएल है। और अगर बच्चा का देखो 5 यहां दी है, ठीक है, पाम एंड सोल, पाम एंड सोल मतलब पाल्म ये और सोल ये, तो पाम एंड सोल भी अगर इन्वॉल्व है बच्चा का, बॉडी के साथ साथ पीलापन हो रखा है तो हम बोल देंगे 15 mg से ज्यादा पर डीएल बच्चा का बिलिरुबिन लेवल पर। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया क्या समझाना चाहे? दोबारा बताओ। देखो हम पढ़ रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल पढ़ रहे हैं बच्चों। क्रैमर रूल क्या है? बिलिरुबिन लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है बच्चे में, ठीक है, बच्चे के आउटर अपीयरेंस को देख के। हमने देखा कि बच्चा का और जो बिलिरुबिन है जो होता है जॉन्डिस, जो चेक करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। कभी भी जॉन्डिस पीलापन होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता, बच्चों को हेड से आई से होते हुए सबसे पहला बेसिक है आई चेक करते हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ उसको सेफेलोकॉर्डल पोजीशन बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चे का कि अगर हेड और नेक दोनों में क्या है पीलापन हो गया तो हम बोल सकते हैं बच्चे का बिलिरुबिन 4 से 6 mg पर डीएल होगा। अगर बच्चे का ये तो है नहीं, प्लस इसके साथ साथ थोरेक्स और एब्डोमेन तक, पेट तक, थोरेक्स और एब्डोमेन तक अगर पीलापन है तो बोल देंगे बच्चे में 6 से 8 mg पर डीएल बिलिरुबिन का लेवल हो गया होगा। अगर इसके साथ साथ बच्चे की नी तक पीलापन आ गया तो बोल देंगे 8 से 10 mg पर डीएल हो गया होगा बिलिरुबिन लेवल। अब बच्चे के लेग तक, ऊपर ये सब है हेड नेक थोरेक्स प्लस 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 ऐड करते हुए, अब लेग तक अगर दिख जाए तो बोल देंगे 10 से 15 mg पर डीएल बिलिरुबिन का लेवल होगा बच्चे के। और लास्ट में अगर पाम और सोल, ये सोल और ये पाम, देखो ये 5 नंबर और 5 और ये 5 देखो मतलब तीनों एक है, ठीक है। तो अगर पाम और सोल भी इन्वॉल्व मतलब बोल सकते हो कि बिलिरुबिन का लेवल बच्चे में 15 mg पर डीएल से ज्यादा हो गया है। कोई दिक्कत? ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में सुनना, सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका नाम है फोटोथेरेपी। क्या नाम है? फोटोथेरेपी, ठीक है। दूसरा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं पहले तो देख लेते हैं, तो फोटोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं उसमें वेवलेंथ यूज करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 450 से 460 नैनोमीटर या 460 से 490 नैनोमीटर एलईडी लैंप यूज करते हैं हम फोटोथेरेपी में। और इस वेवलेंथ से बच्चे को हम लाइट मारते हैं एलईडी लैंप से, जिससे जॉन्डिस बिलिरुबिन ब्रेक होकर बाहर निकल जाता है और बच्चा सही हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वेवलेंथ याद रखना, कितना वेवलेंथ है या कैसा लैंप है आगे। अब ये कैसे मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है सुनना। तो जो फोटोथेरेपी यूज करता है बच्चों, ये जो मैकेनिज्म यूज करता है उसको कहते हैं फोटो आइसोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? फोटो आइसोमेराइजेशन, फोटो आइसोमेराइजेशन। तब इसका होता कैसे है सुनो। ये फोटोथेरेपी में क्या होता है, जब इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज करते हैं एलईडी लैंप के यूज पे, तो ये क्या करता है फोटो आइसोमेराइजेशन करता है। तो फोटो आइसोमेराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक इनसॉल्युबल बिलिरुबिन। कौन सा इनसॉल्युबल बिलिरुबिन? अभी इनसॉल्युबल या टॉक्सिक बिलिरुबिन तो बहुत डेंजर था, कौन था?
अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तो टॉक्सिक है, बट इनडायरेक्टली बोल रहा है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में। तो ये क्या करता है फोटोथेरेपी में, जो टॉक्सिक है या इनसॉल्युबल बिलिरुबिन है, मतलब तुमको समझ लेना है टॉक्सिक या इनसॉल्युबल, मतलब वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वही तो डेंजर था ना, अरे वही डेंजर था ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को वही तो क्रॉस कर रहा था ना, अनकंजुगेटेड वाला ही क्रॉस कर रहा था, ठीक है। और फॉर्म, इस फॉर्म में इनसॉल्युबल फॉर्म टू नॉन टॉक्सिक सॉल्युबल। तो नॉन टॉक्सिक सॉल्युबल क्या हो गया, कंजुगेटेड, क्या हो गया, तो जो टॉक्सिक था या इनसॉल्युबल मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉल्युबल कंजुगेटेड में, ताकि क्योंकि वो क्या है सॉल्युबल है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो फोटोथेरेपी का काम समझ में आया। आगे आते हैं बच्चों, अब दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। पहला तो ये था मैकेनिज्म फोटो आइसोमराइजेशन, पहला कौन था, फोटो आइसोमराइजेशन। अब दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। क्या है, स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कोई पूछे फोटोथेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोथेरेपी कोई बोलते हैं फोटो आइसोमराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये मैकेनिज्म, तो ये एम्स में पूछा 2010 में। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ये कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल बिलिरुबिन मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को लुमिनोबिन में। किसमें, लुमिनोबिन में। लुमिनोबिन ये भी नॉन टॉक्सिक, ये इजीली हो जाता है, क्या हो जाता है, ये इजीली हो जाता है, इस कारण से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लुमिनोबिन देखो, एल इल यू एम लुमिनोबिन, लुमिनोबिन में, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है जो नॉन टॉक्सिक सॉल्युबल है एंड इट इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द बॉडी इजीली। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे आते